3 दिसंबर 1971 की रात भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। लेकिन असली जंग सीमा पर चल रही गोलीबारी से कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी। एक ऐसी गुप्त जंग जिसके बारे में उस समय सिर्फ कुछ चुनिंदा रॉ अधिकारी ही जानते थे। ईस्ट पाकिस्तान के अंधेरों में भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के अंडरकवर एजेंट्स एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे जिसका नाम तक सरकारी फाइल्स में पूरी तरह दर्ज नहीं था। यह मिशन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान की सेना की अंदरूनी तैनातियों, कम्युनिकेशन रूट्स और गुप्त मिलिट्री प्लानिंग को भारत तक पहुंचाना। लेकिन समस्या ये थी कि अगर इन एजेंट्स में से एक भी पकड़ा जाता तो न सिर्फ पूरा मिशन बर्बाद हो सकता था, बल्कि भारत की पूरी सैन्य रणनीति पाकिस्तान के सामने खुल सकती थी। उस दौरान ढाका की सड़कों पर हर तरफ पाकिस्तानी सेना का पहरा था। हर शख्स पर नजर रखी जा रही थी और इसी बीच कुछ भारतीय एजेंट्स नकली पहचान लेकर पाकिस्तान के मिलिट्री जोन्स के आसपास घूम रहे थे। कहा जाता है कि रॉ के इस ऑपरेशन ने भारत को युद्ध में एक निर्णायक फायदा दिया। लेकिन इस मिशन की असली कहानी, असली लोग और असली खतरा आज भी इतिहास के अंधेरों में दबा हुआ है। सवाल ये है, आखिर कौन थे ये एजेंट्स? उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसा क्या देखा था जिसे पाकिस्तान दुनिया से छुपाना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जीत के पीछे असल में एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन था जो कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया? तो चलिए शुरू करते हैं 1971 की उस खामोश लेकिन बेहद खतरनाक गुप्त जंग की कहानी। (1971) का साल साउथ एशिया के इतिहास का सबसे तनावपूर्ण समय बन चुका था। ईस्ट पाकिस्तान में स्थिति हर दिन और खराब होती जा रही थी। बंगाली आवाम सड़कों पर थी, पाकिस्तान की सेना हर विरोध को गोलियों से दबा रही थी और ढाका धीरे धीरे एक खौफजदा शहर में बदल रहा था। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था ईस्ट पाकिस्तान में उठ रही आजादी की आवाज को कुचल देना। रात के अंधेरे में यूनिवर्सिटीज, अखबार ऑफिसेज और बंगाली नेताओं के घरों पर हमले किए गए। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा की तरफ भागने लगे। कोलकाता, त्रिपुरा और असम के रेफ्यूजी कैंप्स धीरे धीरे भरने लगे। हर रोज नए लोग भारत पहुंच रहे थे, अपने साथ लेकर अत्याचार की कहानियां, खून और डर। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। भारत जानता था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही तो इसका सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी बीच रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चुपचाप एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। रॉ के मुखिया रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें अधिकारी काओ साहब के नाम से जानते थे, समझ चुके थे कि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं था, ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपने गुप्त नेटवर्क को सक्रिय करना शुरू किया। मुक्ति बाहिनी के कई सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई, लोकल कॉन्टैक्ट्स बनाए गए और पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए अंडरकवर एजेंट्स भेजे गए। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस हर जगह फैली हुई थी। किसी भी अनजान चेहरे पर तुरंत शक किया जाता था। हर रेलवे स्टेशन, हर बाजार और हर मिलिट्री चेक पॉइंट पर सख्त नजर रखी जा रही थी। फिर भी रॉ के कुछ एजेंट्स नकली पहचान लेकर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस चुके थे। किसी ने अपने आप को व्यापारी बताया, किसी ने पत्रकार, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बंगाली शरणार्थी बनकर पाकिस्तान आर्मी के कैंप्स के आसपास तक पहुंच गए थे। उनका काम था पाकिस्तान आर्मी की असली मिलिट्री प्लानिंग को समझना। कौन से इलाके में कितनी सेना तैनात है, किस रास्ते से हथियार आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन उन एजेंट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों में उनमें से एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। और वही गलती भारत की पूरी युद्ध रणनीति को पाकिस्तान के सामने उजागर करने वाली थी। अप्रैल 1971 ईस्ट पाकिस्तान की सड़कों पर डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। पाकिस्तानी सेना सिर्फ बंगाली विद्रोही ग्रुप्स को ही नहीं बल्कि हर उस शख्स को निशाना बना रही थी जिसे भारत का समर्थक माना जाता था। इसी दौरान रॉ ने अपना सबसे खामोश और सबसे जोखिम भरा नेटवर्क तैयार करना शुरू किया।
कोलकाता के एक गुप्त सेफ हाउस में रॉ अधिकारी रात भर मैप्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज और मिलिट्री रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। हर रिपोर्ट का एक ही उद्देश्य था, पाकिस्तान आर्मी की असली कमजोरी को ढूंढना। रॉ को समझ आ चुका था कि ये युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीता जा सकता। भारत को पाकिस्तान आर्मी एक कम्युनिकेशन सिस्टम, सप्लाई रूट्स और कमांड स्ट्रक्चर की सही जानकारी चाहिए थी। और इस काम के लिए चुने गए थे कुछ ऐसे एजेंट्स जिनके नाम आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड्स में पूरी तरह सामने नहीं आए। कुछ एजेंट्स बंगाली बोलने में माहिर थे, कुछ उर्दू में पाकिस्तानी लहजे की नकल कर सकते थे और कुछ लोग पहले ईस्ट पाकिस्तान में रह चुके थे। उन्हें स्पेशली ट्रेन किया गया था कि पकड़े जाने की स्थिति में भी वो भारत से अपना संबंध छुपा सकें। रॉ ने मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया। ये कॉरिडोर भारत की सीमा से लेकर ढाका के अंदर तक जाता था। रात के अंधेरे में छोटी नौकाओं के जरिए एजेंट्स नदियां पार करते, जंगल के रास्ते कैंप्स तक पहुंचते और वहां से मिलिट्री इंफॉर्मेशन सीक्रेटली भारत भेजी जाती। उस समय सैटेलाइट सर्वेलेंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए जमीन पर मौजूद एजेंट्स ही भारत की आंखें और कान बने हुए थे। एक रॉ ऑपरेटिव ने बाद में याद किया था कि ईस्ट पाकिस्तान में हर दिन मौत के साए में गुजरता था। अगर किसी चेक पॉइंट पर असली पहचान खुल जाती तो बिना किसी पूछताछ के गोली मार दी जाती। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मई 1971 के आसपास रॉ को एक ऐसी गुप्त सूचना मिली जिसने दिल्ली के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी हिला दिया। पाकिस्तान आर्मी सीक्रेटली ईस्ट पाकिस्तान के कुछ एयर स्ट्रिप्स और कम्युनिकेशन हब्स को मजबूत कर रही थी। ये आम सुरक्षा तैयारी नहीं लग रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी संकेत मिले कि पाकिस्तान भारत के मिलिट्री इंटरवेंशन का अंदाजा लगा चुका था। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि भारत की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं लीक हो रही थी। दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई गईं। रॉ चीफ आर.एन. काओ, आर्मी ऑफिसर्स और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ट्रस्टेड एडवाइजर्स लगातार रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर रहे थे। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान क्या जानता है, असली सवाल ये था कि क्या रॉ के नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति था जो दोहरा खेल खेल रहा था। और इसी शक ने शुरू की एक ऐसी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जिसमें भारत को अपने ही अंडरकवर एजेंट्स पर नजर रखनी पड़ी। जून 1971 दिल्ली के साउथ ब्लॉक में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। रॉ के पास आ रही कुछ रिपोर्ट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थीं। कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स की जानकारी बिल्कुल सही निकल रही थी, लेकिन कुछ ऑपरेशंस पाकिस्तान आर्मी पहले ही एंटिसिपेट कर लेती थी। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। रॉ के अंदर शक बढ़ने लगा कि कहीं ना कहीं से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। इसी दौरान ईस्ट पाकिस्तान में तैनात एक अंडरकवर ऑपरेटिव ने ढाका कैंटोनमेंट के आसपास कुछ अजीब गतिविधियां नोटिस की। पाकिस्तानी ऑफिसर्स अचानक अपने कम्युनिकेशन कोड बदल रहे थे। मिलिट्री कॉन्वॉयज रात के समय मूवमेंट कर रहे थे और कुछ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स को अर्जेंटली शिफ्ट किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान आर्मी को पहले से अंदाजा हो कि भारत किस डायरेक्शन में सोच रहा है। दिल्ली में एक सीक्रेट रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। रॉ चीफ आर.एन. काओ ने साफ कहा, या तो पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे चल रहा है या फिर कोई हमारे अंदर की बातें उन तक पहुंचा रहा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अगर सच में कोई लीक था तो इसका मतलब था कि भारत के कोवर्ट एसेट्स, मुक्ति बाहिनी नेटवर्क और फ्यूचर मिलिट्री प्लान्स सब खतरे में थे। रॉ ने तुरंत अपने ही नेटवर्क की इंटरनल स्क्रूटनी शुरू की। अंडरकवर ऑपरेटिव्स के रेडियो लॉग्स वेरीफाई किए गए, बॉर्डर क्रॉसिंग्स दोबारा चेक की गई और कुछ एजेंट्स के कनेक्शंस पर सीक्रेट सर्वेलेंस भी लगाया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब एक एन्क्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट हुआ। ये मैसेज ईस्ट पाकिस्तान के अंदर से भेजा गया था, लेकिन उसका फॉर्मेट बिल्कुल रॉ के इंटरनल कम्युनिकेशन पैटर्न जैसा था। इसका मतलब सिर्फ दो हो सकते थे, या तो पाकिस्तान ने रॉ का कम्युनिकेशन सिस्टम क्रैक कर लिया था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जो रॉ के काफी करीब था। इसी बीच एक नाम धीरे धीरे शक के घेरे में आने लगा। एक लोकल कॉन्टैक्ट जो मुक्ति बाहिनी और रॉ एजेंट्स के बीच कोरियर का काम करता था। उसने कई बार सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसीज बॉर्डर के उस पार पहुंचाई थीं। शुरुआत में वो भारत के लिए एक भरोसेमंद सोर्स माना जाता था, लेकिन अब कुछ ऑफिसर्स को लगने लगा था कि शायद वही आदमी दोनों तरफ का खेल खेल रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि बिना प्रूफ के उस पर एक्शन लेना नामुमकिन था। अगर वो सच में डबल एजेंट नहीं हुआ तो रॉ अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट खो देता।
और अगर वो सच में पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा था तो हर गुजरता दिन भारत के लिए और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। इसी कंफ्यूजन के बीच रॉ ने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। एक सीनियर अंडरकवर ऑपरेटिव को डायरेक्ट ढाका भेजने का फैसला हुआ ताकि वो खुद ग्राउंड पर जाकर पता लगा सके कि लीक असल में कहां से हो रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मिशन रॉ के इतिहास का सबसे खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन बनने वाला था। जुलाई 1971 मॉनसून की बारिश ने ईस्ट पाकिस्तान को कीचड़ और अंधेरे में ढकेल दिया था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच रॉ का एक सीनियर अंडरकवर ऑपरेटिव नकली पहचान लेकर ढाका के अंदर घुस चुका था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसका नाम कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन रॉ सर्कल्स में उसे एक एक्सपीरियंस्ड फील्ड ऑपरेटिव माना जाता था। बंगाली और उर्दू दोनों भाषाएं बोलने में माहिर, शांत स्वभाव और सबसे बड़ी बात, मुश्किल स्थितियों में भी अपनी असली पहचान छुपाने की कला। उसका मिशन सीधा था लेकिन बेहद खतरनाक। उसे पता लगाना था कि भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तक कैसे पहुंच रही है। ढाका उस समय एक मिलिट्री फोर्ट्रेस बन चुका था। सड़कों पर पाकिस्तानी सोल्जर्स की पेट्रोल बढ़ चुकी थी। चेक पॉइंट्स हर कुछ किलोमीटर पर लगाए गए थे और रात के समय बिना वजह बाहर निकलना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। रॉ ऑपरेटिव ने एक लोकल बिजनेसमैन की पहचान अपनाई। दिन में वो बाजारों और ट्रांसपोर्ट हब्स के आसपास घूमता और रात को सीक्रेटली मुक्ति बाहिनी कॉन्टैक्ट से मिलता। इसी दौरान उससे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ढाका कैंटोनमेंट के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस सेल बना दिया था। इस यूनिट का काम था भारत के अंडरकवर नेटवर्क को ढूंढना और फेक इन्फॉर्मर्स के जरिए रॉ एजेंट्स को ट्रैप करना। ये सुनकर दिल्ली में चिंता और बढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब था पाकिस्तान सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं था, वो एक्टिवली भारत के कोवर्ट ऑपरेशंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब रॉ ऑपरेटिव ने सीक्रेटली एक मीटिंग ऑब्जर्व की। एक लोकल कुरियर जिस पर पहले से शक था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ देखा गया। वो आदमी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहा था, बल्कि मैप्स और कोडेड नोट्स भी हैंडओवर कर रहा था। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। साउथ ब्लॉक में यह मैसेज पहुंचते ही इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गईं। आर्मी ऑफिशियल्स को डर था कि अगर पाकिस्तान को भारत की फ्यूचर ट्रूप मूवमेंट्स का अंदाजा हो गया तो पूरी मिलिट्री प्लानिंग खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी। रॉ ऑपरेटिव अब पाकिस्तान के काउंटर इंटेलिजेंस रेडार पर आ चुका था। ढाका में मिलिट्री पुलिस कुछ सस्पिशियस लोगों की तलाश कर रही थी। रेलवे स्टेशंस, होटल्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स पर अचानक चेकिंग बढ़ा दी गई। एक गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती उस ऑपरेटिव को सीधा पाकिस्तानी इंटेरोगेशन सेल्स तक पहुंचा सकती थी। और अगर वो पकड़ा जाता तो सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि भारत का पूरा कोवर्ट नेटवर्क एक्सपोज हो सकता था। अगस्त 1971, ढाका की हवा में एक अजीब सा तनाव था। पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा अंडरकवर नेटवर्क काम कर रहा है। और इसी दौरान रॉ के उस सीनियर ऑपरेटिव को एक इमरजेंसी मैसेज मिला। पाकिस्तानी एजेंसीज को अब उसकी मौजूदगी पर शक हो चुका था। उस रात ढाका में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन मिलिट्री जीप्स लगातार पेट्रोल कर रही थीं। रॉ ऑपरेटिव ने अपना टेम्पररी सेफ हाउस तुरंत छोड़ दिया और शहर के पुराने हिस्से की तरफ निकल गया। उसके पास कुछ बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे, पाकिस्तानी ट्रूप डिप्लॉयमेंट के स्केचेस, कम्युनिकेशन रिले पॉइंट्स और एक कोडेड नोटबुक जिसमें रॉ नेटवर्क के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट रूट्स दर्ज थे। अगर ये सब पाकिस्तान आर्मी के हाथ लग जाता तो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान ही नहीं, भारत के बॉर्डर ऑपरेशंस भी एक्सपोज हो सकते थे। इसी बीच पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस ने ढाका के कई इलाकों में अचानक रेड्स शुरू कर दी। कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स को गिरफ्तार किया गया और कुछ मुक्ति बाहिनी सपोर्टर्स बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के गायब होने लगे। रॉ ऑपरेटिव समझ चुका था कि वक्त बहुत कम है। उसने एक लोकल कॉन्टैक्ट के जरिए बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब हर ट्रांसपोर्ट रूट हेविली मॉनिटर्ड था। फेरीज और रेलवे चेक पॉइंट्स पर सोल्जर्स हर आदमी की तलाशी ले रहे थे। फिर आई वो रात जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। एक सीक्रेट रॉन्डेवू पॉइंट पर रॉ ऑपरेटिव को अपने एक ट्रस्टेड कुरियर से मिलना था। ये वही नेटवर्क था जो महीनों से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जगह असामान्य रूप से खामोश थी और फिर अचानक दूर से मिलिट्री ट्रक्स की आवाज सुनाई दी। रॉ ऑपरेटिव ने तुरंत एरिया छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सोल्जर्स से घेर लिया गया।
सर्च लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं और लाउडस्पीकर्स पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी शख्स भागने की कोशिश ना करे। उस पल उस ऑपरेटिव के पास दो ही रास्ते थे, या तो सरेंडर करे या फिर वो